Hello friends and welcome back to the new video of my channel, and I will teach you the new subject today, that is economics, and under it new topic Indian economy on the eve of independence. Fine, so let's get started. पहला पॉइंट जो मैंने लिखा है वो है कॉलोनियल एक्सप्लॉइटेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी अंडर द ब्रिटिश रूल। पहले मैं आपको कॉलोनियल का मतलब बता दे रही हूँ, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो होते हैं वो कॉलोनियल का मतलब नहीं जानते। कॉलोनियल मतलब क्या होता है, इसके अंदर हमेशा टू कंट्री आते हैं। फर्स्ट वन इज़ कॉलोनी, मीन्स वी इंडियंस, जो हम ब्रिटिश के रूल्स रेगुलेशंस एंड व्हाट दे वांट, जो वो हमसे कराना चाहते थे वो सब करते थे। एंड सेकेंड वन इज़ द रूलर कंट्री। रूलर कंट्री कौन था? ब्रिटिश वर द रूलर कंट्री। दे डिटरमाइन द इकोनॉमिक पॉलिसी, रूल्स एंड रेगुलेशंस, क्या होगा क्या नहीं होगा। उस टाइम पे तो वही सारा चीज़ कुछ डिटरमाइन करते थे। तो कॉलोनियल टाइम वही होता है, मीन्स कॉलोनियल टाइम वही था जब 1757 से 1947 ब्रिटिश रूल है, ये टाइम ही कॉलोनियल टाइम माना जाता है। ठीक है, कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी अंडर द ब्रिटिश रूल के अंडर आता है कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर। मतलब कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन पर किस किस चीज़ का असर पड़ा? फर्स्ट वन इज़ एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर, इंटरनेशनल ट्रेड, ये सब पे असर पड़ा ब्रिटिश रूल, ब्रिटिश टाइम का। तो आई विल टेल यू ईच वन इन वन बाय वन। ओके, सो फर्स्ट मैं आपको एग्रीकल्चर सेक्टर पे बता दे रही हूँ। ठीक है, बैक देन बिफोर 1947 के पहले ओवर 95% ऑफ कंट्रीज इनकम केम फ्रॉम द एग्रीकल्चर एक्टिविटी। They were totally dependent on agriculture activity for their livelihood. Means over 85% जो हमारा पॉपुलेशन था वो टोटली किस चीज़ पे डिपेंडेंट था? वो टोटली डिपेंडेंट था एग्रीकल्चर सेक्टर पे। फाइन, सो एग्रीकल्चर सेक्टर पे टोटली डिपेंडेंट था। कॉलोनियल टाइम में एग्रीकल्चर वॉज एक्सप्लॉइटेड थ्रू जमींदारीज एंड जमींदारी कौन था? जमींदारी व द ब्रिटिशर्स वर कॉल्ड द जमींदारी। फाइन, जमींदारी सिस्टम ऑफ लैंड रेवेन्यू। फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन आई हैव रिटन द 3 पॉइंट्स थ्रू विच यू अंडरस्टैंड कि एग्रीकल्चर में क्या फ़र्क हुआ, क्या प्रॉब्लम्स आई थी। ठीक है, Jamindaris were declared as the owner of the soil. They were pay a fixed sum to the government by way of land revenue and were free to extract as much as they wished. मतलब इसका क्या होता है, जो जमींदार थे वह ओनर ऑफ द सॉइल थे। मीन्स जिस एरिया में, जिस लैंड पे हमारे फार्मर्स लोग वर्क करते थे, विलेजेस के पीपल, मतलब पॉपुलेशन जो 85% जो डिपेंडेंट था वर्क करते थे, वो अगर ज़मीन उनका हो चाहे नहीं हो, वो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ब्रिटिश जो ज़मींदार थे वो लोग ओनर अपने आप को बता देते, वो लोग ओनर रहते थे। ठीक है, दे वर पे अ फिक्स सम टू द गवर्नमेंट बाय द वे ऑफ लैंड रेवेन्यू। वो छोटा सा अमाउंट पे करते थे गवर्नमेंट को, जो कि लैंड रेवेन्यू से आता था। एंड वो फ्री टू एक्सट्रैक्ट एज मच दे विश्ड, और वो फिर जितना मन चाहे वो यूज़ कर सकते हैं। वो चाहे यूज़ करे अपने प्रॉफिट के लिए, अपने लाइफ में यूज़ करे, वो कुछ के लिए भी यूज़ कर सकते थे। उन्हें कोई रोकने वाला टोकने वाला नहीं था। लेकिन वो चीज़ मीन्स जो लैंड रेवेन्यू आता था वो कौन दिन भर मेहनत करता था? दिन भर हमारे विलेजर्स के जो पीपल थे वो वर्क करते थे, फार्मर्स वर्क करते थे। बट ये ज़मींदार जो थे, ये सारा फ़ायदा इन्हीं को मिलता था। ठीक है, टिलर्स मतलब क्या होता है? द पर्सन हु आर द एक्चुअल कल्टिवेटर, मीन्स द फार्मर्स हु एक्चुअली कल्टिवेट द लैंड, जो एक्चुअली वर्क करते थे लैंड पे। टिलर्स गॉट बेयर मिनिमम फॉर सर्वाइवल। अब जैसे कि फार्मर्स लोग वर्क करके पैसा, मीन्स क्रॉप्स उगा करके जो कुछ भी पैसा हुआ उसमें से सारा पैसा तो इन्होंने रख लिया। तो जो थोड़ा बहुत पैसा उन्होंने गवर्नमेंट को पे किया और बाकी सब अपने लिए रख लिया। उसमें से कुछ पैसा बेयर मिनिमम, जो कि मिनिमम फॉर सर्वाइवल, मिनिमम अमाउंट दिया जाता है टिलर्स को ताकि वो जी सके थोड़ा ही सा। They were left with no surplus and for investment in the agriculture. वो कुछ भी अपने तरफ से इन्वेस्टमेंट नहीं लगा सकते थे लैंड में, क्योंकि उन्हें दिया ही नहीं जाता था। फाइन, सो नेक्स्ट में जमींदार स्पेंड देयर रेवेन्यू ऑन लग्जरीज ऑफ लाइफ।
एज आई टोल्ड यू कि ज़मींदार जो थे सारा पैसा जो थोड़ा सा पे करने गवर्नमेंट को पे करने के बाद जो कुछ भी बचता था वो उसमें से थोड़ा सा फिर मिनिमम अमाउंट दे दिया टिलर्स को। उसके बाद जो भी बचा वो अपने लग्जरीज़ पे स्पेंड करते थे। मीन्स लाइफ को और ज़्यादा लग्जरियस बनाने के लिए और ज़्यादा अच्छा से अच्छा बनाने पे स्पेंड करते थे। मीन्स लिटिल और नो इन्वेस्टमेंट वॉज मेड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। मीन्स कुछ भी ऐसा उन लोग को मीन्स टिलर्स को दिया नहीं जाता था कि ताकि वो अपने तरफ से कुछ इन्वेस्टमेंट कर सके एग्रीकल्चर पे और अच्छा बना सके। सो आई होप यू अंडरस्टैंड कि एग्रीकल्चर सेक्टर पे ब्रिटिश रूलर का या फिर कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन का क्या असर हुआ था। नाउ आई विल टेल यू द कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर। सो लेट्स स्टार्ट विद द कॉलोनियल एक्सप्लोरेशन ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर। इंडस्ट्रियल सेक्टर पे क्या असर पड़ा, ठीक है। प्रायर टू ब्रिटिश रूल इंडस्ट्रियल सेक्टर जो था वो किस चीज़ से जाना जाता था, हैंडीक्राफ्ट की वजह से जाना जाता था। क्योंकि इंडिया सेक्टर में हैंडीक्राफ्ट मतलब हाथ की जो कला होती है वो इतनी अच्छी थी कि एक बोला जाता है ना कि मीन्स काफ़ी सॉफ्ट एंड काफ़ी कलाकारी दिखाया जाता था हमारे इंडियन की तरफ से, जो कि ब्रिटिशर्स को काफ़ी इम्प्रेस मीन्स उससे काफ़ी इम्प्रेस हुआ था एंड दे वांट कि फॉरेन में इस चीज़ को यूज़ किया जाए एंड सो दे कैन अर्न मनी। सो जो हैंडीक्राफ्ट का जो ये था मीन्स हमारे पास जो गुण था वो चीज़ भी डिस्ट्रॉय हो गया था। किसके वजह से, ब्रिटिश रूल के वजह से। कैसे, इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंजॉय अ वर्ल्ड वाइड रेपुटेशन फॉर वैरायटी एंड क्वालिटी। हमारा जो हैंडीक्राफ्ट का क्वालिटी जो था वो काफ़ी अच्छा था, उसका वैरायटी क्वालिटी काफ़ी डिज़ाइन थी उसमें। तो वर्ल्ड वाइड रेपुटेशन जो था इंडियन का बन चुका था हैंडीक्राफ्ट की वजह से, लेकिन डिस्ट्रॉय हो गया वो ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से, उनके वजह से डिस्ट्रॉय हो गया। क्यों? फॉरेन डिमांड फॉर इंडियन हैंडीक्राफ्ट वो डिस्ट्रॉयड बाय वे ऑफ हैवी ड्यूटी ऑन देयर एक्सपोर्ट्स, ठीक है। डोमेस्टिक डिमांड फॉर द इंडियन हैंडीक्राफ्ट वॉज डिस्ट्रॉयड बाई वे ऑफ ड्यूटी फ्री इम्पोर्ट ऑफ ब्रिटिश गुड्स इन इंडियन मार्केट। उन्होंने इतना डिमांड किया मीन्स इतना वर्क कराया कि जो हैवी ड्यूटी ऑफ देयर एक्सपोर्ट्स हुआ फॉरेन ट्रेड में, उनकी वजह से हैंडीक्राफ्ट जो था वो डिस्ट्रॉय हो गया इंडियंस का। एंड डोमेस्टिक डिमांड जो इंडियन का था हैंडीक्राफ्ट को लेकर वो भी डिस्ट्रॉय हो गया। किस लिए? फ्री इम्पोर्ट्स ऑफ ब्रिटिश गुड इन इंडियन मार्केट, ठीक है। तो इंडस्ट्रियल सेक्टर में यही इफेक्ट पड़ा। नाउ आई विल टेल यू द कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। नाउ आई विल टेल यू कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड पे क्या असर हुआ, ठीक है। इंडियन इंटरनेशनल ट्रेड वॉज एक्सप्लॉयटेड थ्रू डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी। टैरिफ पॉलिसी था वो अलग अलग था जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स हुई। ड्यूटी फ्री एक्सपोर्ट्स ऑफ इंडियन रॉ मटेरियल टू फुलफिल द इंडस्ट्रियल नीड इन ब्रिटेन। फ्री एक्सपोर्ट होता था इंडियन का रॉ मटेरियल जो था, किस लिए? टू फुलफिल द नीड इन द ब्रिटेन। मतलब जो इंडियन का रॉ मटेरियल था वो फ्री एक्सपोर्ट किया जाता था बाहर, ठीक है। जिसकी वजह से प्रॉब्लम आई। नेक्स्ट, ड्यूटी फ्री इम्पोर्ट ऑफ ब्रिटिश गुड टू एक्सपैंड द डिमांड फॉर द ब्रिटिश गुड इन इंडियन मार्केट। इंडियन मार्केट में जो अब इंडियन मार्केट में जो इंडिया का रॉ मटेरियल था वो आउटसाइड प्रोवाइड किया जाता था। तो जो हमारे पास जो भी ज़रूरत पड़ती थी ब्रिटिश गुड की थी, वो उसे बढ़ाने के लिए डिमांड, ब्रिटिश गुड्स का डिमांड बढ़ाने के लिए इंडियन मार्केट में ड्यूटी फ्री इम्पोर्ट्स किया जाता था ब्रिटिश गुड्स का, ठीक है। Now it was owing to discriminatory tariff policy that India became importer of finished goods from Britain and exporter of raw material to Britain, ठीक है। तो इंटरनेशनल ट्रेड में यही प्रॉब्लम हुआ कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन के वजह से। नाउ आई होप यू अंडरस्टैंड द colonial exploitation of Indian economy on 3 areas, that is agriculture sector, industrial sector and international trade. Thank you for watching my video.